नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रियल विवेक सर में। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 के सभी महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2024 में, 2022 में और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, यह हमारे लिए वीवीआई हो सकता है। चलिए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। आलस कथा पाठ मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। इसमें आलस्य के दुष्परिणाम, लोक नीति तथा समाज पर व्यंग्यात्मक दृष्टि प्रस्तुत की गई है। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर आलसियों के लिए आलसशाला बनवाते हैं। बाद में धूर्त लोग भी इसका लाभ लेने लगते हैं। वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगाई जाती है, जिससे केवल 4 सच्चे आलसी ही वहीं रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका वर्णन। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। ठीक है, यह प्रश्न 2023 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। आलसशाला में धूर्त और कृत्रिम आलसी भी रहने लगे थे, जिससे वहां का अनावश्यक खर्च बहुत बढ़ गया था। इसलिए वास्तविक आलसियों को सही पहचान करने तथा व्यर्थ के खर्चे को रोकने के लिए वहां के कर्मियों ने उनकी परीक्षा ली थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है कि तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा कि आलस कथा पाठ की विशेषता का वर्णन करें। आलस कथा पाठ की विशेषता का वर्णन करें। इसकी विशेषता क्या है कि देखिए, ये 2022 में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि यह पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कथा के माध्यम से आलस्य जैसे मानवीय दोषों की आलोचना तथा परिश्रम के महत्व को व्यंग्यात्मक शैली से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मंत्री वीरेश्वर की दानशीलता तथा वास्तविक और कृत्रिम आलसियों के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो एक एक चीज को आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, यह 2022 में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि मंत्री वीरेश्वर मिथिला के अत्यंत दयालु, दानशील और उदार स्वभाव के मंत्री थे। वे प्रतिदिन संकटग्रस्तों, गरीबों, अनाथों और असहाय लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तु दान स्वरूप प्रदान करते थे। ठीक है, ये हमारा मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, इनके विशेषता का वर्णन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 आलसियों का संवाद अपने शब्द में लिखें। ठीक है, 4 आलसियों का संवाद, ये बहुत ही वीवीआई होने वाला है। ठीक है, 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अब देखिए उत्तर में इसका कि आलसशाला में आग लगाने पर भी 4 आलसी वहां से नहीं भागे। उनका आपसी संवाद इस प्रकार था। ठीक है, क्योंकि हमको जब आलसशाला में आग लगाया गया था तो उसमें देखा गया था कि कितने आलसी और कितने धूर्त हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आलसी था, तो 4 आलसी बच गया था। पहला आलसी ने मुंह ढककर पूछा, यह शोर कैसा है। फिर दूसरा आलसी ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई। आग लग गया फिर भी वो नहीं निकल रहा है, यानी वो सच में आलसी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो तीसरा आलसी है, तीसरा आलसी ने कहा कि यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय हम पर पानी से भिगा हुआ वस्त्र डाले, यानी हमें बचाए। ठीक है, वो बचाने का गुहार लगा रहा है। और चौथा ने क्या बोला कि चौथे ने चिढ़कर कहा, अरे बचा लो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। देखिए आलसशाला में आग लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो आलसी है ये आपस में बात कर रहे हैं, वहां से भाग नहीं रहे। तो 4 आलसी मुख्य रूप से बच गए थे वहां। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे कैसे और क्यों निकाला। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है 2020 में। चलिए इसको देखते हैं कि आलसशाला में आग लगने पर भी चारों वास्तविक आलसी अपनी जगह से नहीं भागे और आपस में बात करते रहे। उनके जलकर मर जाने के भय से आलसशाला के कर्मियों ने दयावश उनके बाल पकड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ठीक है, क्यों निकाला, रीजन आपको पता चल गया। ठीक है, कि आलसशाला में जो भी कर्मी थे दयावश होकर उसका बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया। ठीक है, कि उसका जान न चले जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसी की पहचान कैसे हुए, यह भी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो जब आलसशाला में कृत्रिम आलसियों की भीड़ बढ़ गई
और उनकी जांच के लिए आलस साला में आग लगा दी गई, तो आग लगते ही सभी धूर्त और नकली आलसी भाग गए, जबकि 4 वास्तविक आलसी सोए रह गए। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान हुई। ठीक है, ये हमारा था 7वां प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, ये 2018 में पूछा गया। ठीक है, देखिए आलसशाला में बढ़ती हुई भीड़ और खर्च को देखकर जब योग पुरुषों द्वारा आग लगाई गई, तो आग की लपटों को बढ़ते देखकर सबसे पहले सभी नकली और धूर्त आलसी भाग गए। अंत में केवल 4 वास्तविक आलसी ही अंदर अपनी जगह पर बचे रहे। ठीक है, चारों आलसी का हम संवाद लिखाए हुए हैं ऊपर वाला प्रश्न में, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है कि आलस कथा का सारांश लिखे। ठीक है, तो कहानी जब आप पढ़ लीजिएगा, सारांश आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, यह 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस पाठ में विद्यापति ने आलस्य के दोष तथा परिश्रम के महत्व का सुंदर वर्णन किया है। दयालु मंत्री वीरेश्वर आलसियों की सहायता करते हैं, परंतु उनकी आड़ में धूर्त लोग भी मुफ्त का भोजन पाने लगते हैं। अंत में आग की परीक्षा द्वारा वास्तविक आलसियों की पहचान की जाती है। इससे शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को आलस्य छोड़कर सदैव परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या आलस कथा का सारांश है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि नालसानाम गति करुणिक बिना क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि आलसी व्यक्ति स्वयं अपने भरण पोषण के लिए कोई प्रयास या परिश्रम नहीं करता, वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। इसलिए समाज में दयालु व्यक्तियों के बिना आलसियों का जीवन संभव नहीं है। इसी कारण कहा गया है कि संसार में कारुणिक यानी दयावान लोगों के बिना आलसियों की कोई गति नहीं है। ठीक है, तो आलसी की गति किसके बिना नहीं है, तो दयावान व्यक्ति के बिना नहीं, यानी कारुणिक व्यक्ति के बिना नहीं है। ठीक है, तो कारुणिक ही दयावान व्यक्ति, कारुणिक व्यक्ति आलसियों को बचाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि शरीर तो महान रिपु का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, इसका क्या होगा कि इसका अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या आलस्य। जब तक मनुष्य आलस्य को नहीं छोड़ता तब तक वह जीवन में कभी उन्नति या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आलस्य मनुष्य को नष्ट कर देता है, जबकि परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो आलसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, तो शत्रु है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि आलस्य कथा के आधार पर बताए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। ठीक है, तो देखिए कि आलसशाला में आग की लपटें को चारों ओर बढ़ते देखकर भी चारों वास्तविक आलसी बाहर नहीं निकले। धूर्त लोग तो भाग गया और अपनी ही धुन में बातें करते रहे। उन्हें जलने से बचाने के लिए आलसशाला कर्मचारी यानी नियोगी पुरुषों ने उनके बाल पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि किनकी क्या क्या गति होती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए आलस कथा पाठ के अनुसार संसार में सबकी अपनी अपनी गति या रक्षक होती है। ठीक है, स्त्रियों की गति उनका पति होता है, बच्चे की गति उनकी माता होती है और आलसी गति इस संसार में दयावान व्यक्ति होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी हमारे लिए VVI होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि आलस कथा में सुखों का मूल किसे कहा गया है। तो आलस कथा में सुखों का मूल किसे कहा गया कि पाठ में अपनी जाति या समूह के लोगों के सुख को देखकर संगठित होना और उनके समान सुख पाने की इच्छा रखना ही सुखों का मूल यानी सजाति नाम सुखम दृष्टवा कहा गया है। ठीक है, इसी को देखकर नकली आलसी ने भी सुख पाने के लिए बनावटी आलसी का ढोंग किया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आलस कथा में सुखों का मूल किसे कहा गया, इसका हम लोग आंसर पता चल गया हम लोग को। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगला जो प्रश्न हमारा है
15 नंबर की विद्यापति ने आलस कथा में आलस्य के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो महाकवि विद्यापति के अनुसार आलस कथा के भीतर छिपा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु घातक शत्रु है। ठीक है, जो लोग कर्म नहीं करते और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे समाज में उपहास के पात्र बनते हैं। इसलिए सुखी जीवन के लिए आलस्य का त्याग कर पुरुषार्थ परिश्रम करना आवश्यक होता है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमारा जो है अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा इस चैप्टर में हमारा क्या है 15 ही प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, इसके अलावा और सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि हमारा 15 प्रश्न अभी करवाए हैं आप लोग को 2 नंबर का। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, चैनल पे आइए और चैनल जो भी वीडियो है इस चैनल पे, ठीक है, जैसे हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए और ऑब्जेक्टिव चेक कीजिए। आपका जो अपना चैनल है, ठीक है, रियल विवेक सर चैनल है, यहाँ पे जाइए और संस्कृत का तैयारी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। रियल विवेक सर चैनल पे संस्कृत का तैयारी बिल्कुल फ्री में है, सबका MCQ दिया गया है। अब इसके बाद क्या 2 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो BSVN बिहार बोर्ड का क्लास का 10वां का संस्कृत है, जो आपके 2027 बोर्ड का तैयारी हम करा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो आप भी अच्छे अंक लाइए और आपका जो साथी है वो भी अच्छे अंक लाएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आप सबको क्या है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ रहे हैं, ऐसे ही जुड़ते रहिए। ठीक है, और रियल विवेक सर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमको क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या सर ये क्वेश्चन का हमको आंसर जानना है। ठीक है, या किसी भी तरह का जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं या हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।